देश एक अजीब कश्मकश से गुज़र रहा है। एक सनसनी का दौर चल रहा है और सनसनी सीधे सड़क से संसद तक की, माटी से लेके या कहें कि मतलब खेतों से लेके संसद तक की, क्योंकि किसान 3-4 महीने से आंदोलन पर है और लगातार आंदोलन किस दिशा में जा रहा है ये भी अभी कुछ तय नहीं हो पा रहा है। सरकार अपनी जगह अड़ी है, किसान अपनी जगह अड़े हैं, और होगा क्या इस आंदोलन का। नमस्कार, मैं रोहित कुमार पोरवाल आपका स्वागत करता हूं वेब कुटुंब पर। आज इस किसान वाले मुद्दे पर बहुत ही गंभीरता से हम लोग चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस पर अपनी विशेष टिप्पणी देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं IITian हैं सर, और डेवलपमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो इनसे बात करेंगे और इस किस दिशा में ये आंदोलन जा रहा है इस पे बात करेंगे और आउटकम क्या होगा। सर आपका स्वागत है। उस सर का नाम मैं बता दूं, हिमांशु राय शर्मा, और इस वक्त हम लोग दिल्ली से बात कर रहे हैं। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल वेब कुटुंब पर। धन्यवाद रोहित जी। तो सर समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसान आंदोलन जो है चल रहा है, सिंघू बॉर्डर पे चल रहा है, गाज़ीपुर बॉर्डर पे चल रहा है, किसान अपनी जगह अड़े हैं और कुछ हल होता नहीं दिखाई दे रहा। मतलब क्या निकलेगा, क्या निचोड़ निकला, कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या है सर ये? देखिए रोहित जी, एक तो किसान आंदोलन के जो मुख्य मुद्दे हैं कि APMC जो मंडी को, जैसे हम लोग सादी भाषा में अपना बोलते हैं कि मंडियाँ, एक 2 पैरेलल मंडी को एस्टैब्लिशमेंट की तरफ उनका बढ़ावा देने की बात चल रही है। दूसरा जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को ख़त्म करने की बात की जा रही है। तो मैं एक इसी एग्री प्रोसेसिंग परिवार से हूँ, बचपन से देखता आया हूँ। हमारे यहाँ दाल मिल था और जुड़ाव घर पे खुद स्वयं हमारे चाचा ताऊ लोग खेती करते रहे हैं और हम लोग के यहाँ उसके प्रोसेसिंग होती रही है। और अगर देखा जाए तो भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग जो भी गांव या कस्बे से है, तो सभी लोग किसान हैं। आज के टाइम में जो किसानों की जो मुख्य इशू है कि लोगों का जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत छोटी है जी। तो छोटी लैंड होल्डिंग को प्रॉफिटेबल करना या उससे पूरा अपना घर का खर्चा चलाना आसान नहीं है और रिस्की भी है खेती करना जी। अब ऐसे में वर्ल्ड ओवर सब्सिडीज़ तो दी जाती हैं, किसानों को दी जाती हैं। सब वर्ल्ड में कोई कुछ भी कहे, सब लोग किसानों को सब्सिडी देते हैं। और जिस हद तक भारत में लोग किसान बेसिकली खेती से जुड़े हैं, विदेशों में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब हमारे पास ये है कि हम खेती को रिम्यूनरेटिव बनाएं कि लोग उससे अपना जीवन यापन कर पाएँ। और बेसिकली ये है कि लोग कैसे खेती से जीवन यापन कर पाए, वो भी छोटे किसान। तो ये एक्चुअली आप जाके देखें और ख़ुद भी अगर गांव के इलाकों से आप रहे हैं, आपने देखा है कितनी फसल हो पाती है, क्या सारे इश्यूज हैं। तो एकदम से तो आसान नहीं है। तो सब्सिडीज़ या डायरेक्ट सब्सिडीज़ जो कहते हैं कि हम इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। मुख्य मुद्दा जो मंडीज़ का और MSP का है। MSP का मुद्दा देखिए यूटोपियन है कि हर एक किसान को एक फिक्स्ड MSP पे उसकी फसल खरीदी जाए। तो एक तो फसल का निर्धारण की कितनी फसल, कौन सी, क्या रिक्वायरमेंट है, और समय के हिसाब से, न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से, नेशन की नीड्स के हिसाब से फसल भी अलग अलग जगह बदलती हुई जा रही है। अब पंजाब में अगर आप बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी है तो पंजाब में जितना धान उगता है तो आप साइंटिफिकली क्या उतना धान वहाँ होना नहीं चाहिए, क्योंकि वाटर टेबल और जो ग्राउंड वाटर कंडीशंस हैं वहाँ पे उस लायक नहीं है। और एक टाइम पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान जो बढ़ावा दिया गया था, उस तरीके की खेती करना एक्चुअली जो वहाँ की सॉइल है उसको ख़राब करना है। और आपने सुना ही है कि एक बहुत बड़ी बेल्ट पंजाब में, उसे कैंसर बेल्ट ही कहा जाता है, क्योंकि एक्सेसिव फर्टिलाइज़र यूज़ हुआ है, उसमें लीचिंग हो जाती है, ग्राउंड वाटर टेबल ख़राब हो जाता है। तो अगर उनको दूसरी फसलों पर जाने का बढ़ावा नहीं देते तो क्या होगा, वो कंडीशन यथावत बनी रहेंगी या और ख़राब होंगी।
अब जो लोग उसका फ़ायदा उठाते आए हैं और उनको लगता है कि ये एक सल्यूशन है, तो शायद अब उनको कैसे उस चीज़ से, उनकी कॉम्प्लेसेंसी से हटा के दूसरी तरफ उनको बढ़ाएं। तो ये है कि हम उनको दूसरी फसल में हम थोड़ा सा एमएसपी को बढ़ावा दे सकते हैं कि हम, लेकिन अब ये ना कि जो आदमी इतने समय से केवल वीट या पैडी की क्रॉपिंग करता है, आज आप अचानक उससे कहो कि आप बदल दो, तो ऐसा नहीं कि पंजाब में इनोवेटिव क्रॉपिंग नहीं हुई है, लोगों ने बहुत नई नई खेतियाँ की हैं, लेकिन एक अलग वर्ग ने की है, छोटे किसान ने नहीं की है। छोटा किसान तो पंजाब से आज भी भागना चाहता है किसी तरीके से, साम नाम दंड भेद करके वो तो कनाडा जाना चाहता है, ज़मीन बेच के कैसे भी। अब अगर आप देखें तो पंजाब का किसान तब भी थोड़ा सा बेहतर है। तो जो नेशनल गवर्नमेंट है वो केवल एक स्टेट के हिसाब से नहीं सोच सकती। अब मुद्दा आके अटक जाता है कि जो एक आदमी अपने हिसाब से एक कॉम्प्लेसेंसी में आ चुका है, उसे लगता नहीं ये सही तरीका है, हालांकि आगे चल के उसे भी दिक्कत आएगी। एमएसपी और सब चीज़ आप देते भी रहे तो भी सॉइल तो खराब हो ही रही है, प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। तो वो मुद्दे वो आज नहीं समझ रहा है, लेकिन आप जो चीज़ें वो मांग रहा है आज उसको दे भी दो तो भी उसका ही नुकसान है, वर्तमान में उसको समझ में नहीं आ पा रहा है। कुछ चीज़ें एक्चुअली एग्री में बहुत अच्छी हुई हैं, कुछ बड़े अच्छे से कोऑपरेटिव्स बने हैं जो कि एक्चुअल इंडिया का सॉल्यूशंस था। कि एग्री कोऑपरेटिव्स बनते अमूल जैसे, और दूसरा जो किसान के परिवार से जुड़े हुए और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते, तो जैसे कि बड़े फेमस चीज़ें बनी हैं आज भी मार्केट में, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, मंगोड़ी हैं, पापड़ हैं, अचार हैं, जैम है, ये सब चीज़ें सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिलने लगी हैं, बिकने लगी। इनको थोड़ा व्यवस्थित तौर पे अगर ये सब चीज़ें हुई, कई अच्छे कोऑपरेटिव्स और आ गए हैं, लोग बड़े प्रोफेशनल्स, डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स ने, लोगों ने फार्म वेदा है या मार्केटिंग के लिए सेफ हार्वेस्ट जैसी संस्थाएं स्थापित की हैं, जो कि बहुत अच्छा काम करना जो उन्होंने भी शुरू किया। लेकिन ऐसे हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छे कोऑपरेटिव्स की ज़रूरत है। आज आप देखिए कि कोऑपरेटिव्स जो कि बहुत अच्छी वेल मैनेज्ड भी नहीं है, मिल्क कोऑपरेटिव जैसे आप पंजाब की वेरका देख लीजिए, हरियाणा की वीटा देख लीजिए, तब भी वो सेल्फ सर्वाइविंग है, तब भी वो लॉस मेकिंग नहीं है। तो एक्चुअली कोऑपरेटिव्स को जिस हद तक पहुंचाना चाहिए था किसानों तक, वैसे कभी पहुंचाया नहीं है। तो ये सर पहुंचेगा कैसे? मतलब वही तो किसान जो है डटे हुए हैं, वो उन्हें बस ये दिखाई दे रहा है कि एमएसपी में सरकार कह तो रही हो सकता ना दे, तो एमएसपी का एक उनका इशू है, बड़ा इशू उनका। देखिए अब ये इशू है कि ये मुद्दा काफ़ी हद तक पॉलिटिशियंस और दूसरे ऐसे ग्रुप्स के पास चला गया जो कि मुद्दों के सॉल्यूशंस की तरफ काम कम करना चाह रहे हैं। आज आप देखिए जितने लोग, कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो हर आंदोलन में संघर्षरत मिलेंगे, आपके वो शक्लें आपको हर आंदोलन में संघर्ष। आप उनसे पूछिए आप सॉल्यूशंस क्या देते हैं। आज भी किसान आंदोलन हो रहा है, लोग रद्द करने की तो बात कर रहे हैं, अगर आप किसी से भी बात करो तो लोग पूर्णतः कहेंगे आगे क्या है, फ्यूचर क्या है, सोल्यूशन क्या है, तो लोग बहुत कम लोग बता पाएंगे आपको। सोल्यूशंस मैं नहीं कहता कि सोल्यूशंस कोई बहुत आसान और सिंपल है, लेकिन रास्ता आगे तो बढ़ना है। और आज सरकार प्रयास कर रही है और बातचीत करने को तैयार हैं, तो आप मैक्सिमम और ऐसे लोगों को साथ में लेके बैठो कि जो उन चीज़ों के बारे में, जो पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी फ्रेमिंग और सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हो। एक सर किसानों के बीच से ही ये बात उठती है और अखबारों की सुर्खियां भी बनती है कि जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, और अडानी का नाम जो है सबसे पहले आता है कि ये लोग कब्जा लेंगे, ये लोग मतलब ये इस तरीके की बोगी जब इंडिया में लिबरलाइजेशन हो रहा था 92 में भी थी कि विदेशी कंपनियां आ जाएंगी, भारत में छा जाएंगी, सब कुछ उनके हाथ में होगा। अमेज़न भी आई, फ्लिपकार्ट भी आई, तब ये था कि रिटेल की आपके अगल बगल की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। आप बताइए कितनी दुकानें बंद हो गई और कितने भारतीय धंधे बंद हो गए। टाटा क्या टाटा नहीं रहा, बिरला क्या बिरला नहीं रहा, और क्या नए बिजनेसेस नहीं आए। अंबानीज एग्री में नहीं है तो नहीं आएंगे, आदमी नाम उनका कितना भी लेता रहे, क्योंकि वो
अगर जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो समझ सकते हैं, जो आदमी हाई एंड कम्युनिकेशन या पेट्रोकेमिकल्स वाले बिजनेसेस का आदी है वो एग्री में नहीं आएगा। एग्री में वही आएगा जो एग्री की सप्लाई चेन को समझता है। आईटीसी हो सकता है अपना काम बढ़ाए, गोदरेज है जो अपना काम बढ़ाए, अदानी भी फूड चेन्स को थोड़ा समझता है, तो अदानी शायद संभवतः थोड़ा बहुत मौजूद रहे। लेकिन बड़े ये होंगे जो लोकल ग्रुप पे, जो लोकल लेवल पे जो लोग रहे हैं, जिनके हरियाणा में मान लो जो राइस ब्रांडेड राइस बेचता है, हो सकता है थोड़ा और गहराई से दूसरी चीज़ों में चला जाए। थोड़े से जो बड़े परिवारों में मंडी से जुड़े या एग्री से जुड़े हुए जो लोग के जिन लोग के बच्चे हैं, वो हो सकता है थोड़ा सा और बड़ी तरीके की चीज़ों में, उन चीज़ों में आए, वेयर हाउसिंग में आए, उससे रिलेटेड चीज़ों में। आज इतना नया स्टार्टअप का ज़माना आ गया है, तो हो सकता है कई फंडेड स्टार्टअप्स इस इलाके में आए और अच्छा काम करेंगे। और देखिए, एक व्यवसायी और लास्ट एंड का जो आदमी, हमारे यहाँ आर्टिजन कह लीजिए, आप किसान कह लीजिए, इस तरीके के व्यक्ति, एक चेन के थ्रू ही उसको फ़ायदा मिल सकता है। आप रेगुलेटरी बॉडी की बात करिए, आप एक रखिए कि एक एग्रीकल्चरल रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जो इन चीज़ों पे देखे। जैसे जब हमारा कम्युनिकेशन मॉडर्नाइज हो रहा था, तो टेलीकम्युनिकेशन की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई। हम इंश्योरेंस में काफ़ी चेंजेस ला रहे थे, तो हमने इंश्योरेंस में एक रेगुलेटरी बॉडी बना दी और उन्होंने अच्छा काम किया। तो फार्मिंग के लिए भी, तो फार्मिंग में भी आप एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बात की, जो लगातार उसी की पॉलिसी मेकिंग और उसी के रिलेटेड कानून के बारे में देखते रहे और देखें कि किसी भी तरीके से किसानों को नुकसान तो नहीं हो रहा, या इवन इन्वेस्टर्स को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, जो एक तरीके आर्बिट्ररी बॉडी बैठ जाए और लगातार, क्योंकि ये कंटिन्यूस है। एक सिंगल लॉ भी कभी भी कोई किसी चीज़ को बहुत आगे नहीं ले जा सकता। ये एक ऐसी चीज़ है कि सतत उस पर आप देखिए, उस पर वर्क करिए, उसको इम्प्रूव करिए और आगे बढ़िए। तो एक ये जो बोगी की बात है ना, देखिए ये एक गलत चीज़ है। ये एक बहुत, भारत में को लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज ने बहुत नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कभी कोई सॉल्यूशंस नहीं दिए। मैं कानपुर के पास के इलाके का हूँ, मैं खुद टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ। तो टेक्सटाइल्स को कम्युनिस्ट ने बर्बाद किया, कुछ नहीं किया। उसके बाद के जो थोड़ा सा लिबरलाइजेशन, जो नए प्रोसेस, जो कुछ टेक्सटाइल पॉलिसीज आई, वो तो व्यवसायियों ने खुद उसको संभाल के रखा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। किसी ने कोई नहीं मदद नहीं की। लोगों ने बंद कराने में, अपनी राजनीति चमकाने में काम किया है। यहाँ किसानों के बारे में ये नहीं कहूँगा कि कई लोग जो आंदोलन में बैठे हैं सभी लोग लेफ्टिस्ट हैं या दूसरे। कई लोग किसान हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव थॉट्स या उसको अपनाने की एक ना, कि एक वो होता है कि किसान बिल्कुल ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे वो मॉडर्निज्म की तरफ कम बढ़ पाया। पंजाब के किसान हालांकि लकी हैं, उनके घर से या अगल बगल के परिवार से सब लोग कनाडा और दूसरी जगहों पे जाके बसे हुए हैं लोग। उन्हें मॉडर्नाइज खेती दिखी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव्ड वर्जन्स भी देखे हैं। लेकिन आज के टाइम में थोड़ा अफवाह, थोड़ा इनसिक्योरिटी, इन चीज़ों का मिक्स्ड है। हम सबको आगे बढ़ना है, तो जो आप कहो कि जिस तरीके से रिपीलिंग की बात करते हैं, वो आगे फॉरवर्ड टेकिंग, वो सल्यूशन नहीं है। सल्यूशंस चाहिए तो हमें एक माइक्रो फाइनेंस पे काम करना पड़ेगा, इनोवेटिव खेती पे काम करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना पड़ेगा अगर हम ये सॉइल के इश्यूज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो। नहीं तो ख़राब सॉइल, लगातार उसमें फर्टिलाइज़र इनपुट, वाटर टेबल के इश्यूज़, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं जो कि कभी चर्चा में नहीं आते, लेकिन उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है और आगे चल के वो किसान को और ज़्यादा गरीबी की तरफ ही ले जाता है। दूसरा, एग्री प्रोसेसिंग पे हमेशा काम नहीं होता। हम हमेशा, किसान भी सोचता है कि हम बस फसल हमारी एमएसपी पे बिक जाए। एक बहुत सिंपल सी चीज़ देखिएगा आप, अगर आप पीनट बटर का देखें तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जहाँ पे आपकी मूंगफली उगती है, जिन्होंने थोड़ा भी एग्री प्रोसेसिंग की तरफ आगे बढ़े हैं, तो अगर आप देखिए कि फसल कितने पे बिकती है और प्रोसेस्ड पीनट बटर कितने पे बिकता है। तो हल्का सा एक ये जो हमें जो मूवमेंट है, जो किसान मूवमेंट है, किसान को एमएसपी की हम बात करते हैं,
आप ऑर्गेनाइजेशंस बिल्डअप करने के लिए, आप कोऑपरेटिव्स को बिल्डअप करने पे सरकार को ज़्यादा एफर्ट्स लेने चाहिए, पैसे लगाने चाहिए, जिससे कि एक ये संस्थाएं बिल्डअप हो। आज अमूल के सामने अच्छे से अच्छे मल्टीनेशनल कोऑपरेटिव नहीं टिक पाते, क्योंकि उसको बनाने में शुरुआत में मेहनत की गई है, सिस्टम्स की है। आज उनकी जो बेस लेवल की आइसक्रीम का कोई कंपटीटर नहीं है। आदमी अगल बगल ठेलियाँ ढूंढता है कि अमूल की आइसक्रीम कहाँ खड़ी हुई है। सही कह रहे हैं। और उन्होंने अच्छों को हरा दिया और लोगों को ये भी बता दिया कि देखिए हमारी आइसक्रीम ही आइसक्रीम है जो कि जिसमें मिल्क है, बाकी सब तो वेजिटेबल ऑयल कंटेंट से बनी हुई है। तो बेसिकली उसको एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी से वो लोग एड्रेस भी नहीं कर पाते। सही कह रहे हैं। तो सर ये बताइए कि मतलब किसानों की जो मांगे हैं और सरकार अपनी जगह है, तो अब होगा क्या इसमें, मतलब क्या निकल के आएगा? मतलब क्योंकि किसान कह रहे 26 जनवरी को उनका बड़ा आंदोलन है, मतलब जो आंदोलन तो चल ही रहा है और कुछ बड़ा करने वाले हैं और कई दौर की वार्ताएं चल रही हैं, तो फाइनली होना क्या चाहिए, वो मतलब क्या होने वाला है? देखिए, मसला तो मिडवे का ही निकलेगा। सरकार उनकी बहुत सारी मांगे मानने को इस समय राज़ी है। अगर कोई अच्छा नेगोशिएटर बैठा हो किसानों के पास, तो वो बहुत चालाकी के साथ तो मैक्सिमम मांगों को पेश करेगा इस तरीके से कि उनकी बहुत सारी मांगें, जो पेंडिंग मांगें हैं, वो सारी चीज़ें मांगें कबूल हो जाए। एक दो मसले हैं, जैसे सरकार लॉ रिपील नहीं करना चाहती, आगे बढ़ना चाहती, तो आप रिपीलिंग की बात ना करो। आपके इशू पराली के हैं, आपके इशू मंडी में टैक्स कलेक्शन है कि हमारी मंडी भी किसी तरीके से टिकी रहे, जैसे कि प्राइवेट मंडीज ही ना चल पाए, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग की बात करें आप। एक जो अफवाह है कि किस तरीके से हमारे लैंड कब्जा लिए जाएंगे, वो तो बेसिकली अफवाह ही, वैसा कभी हो नहीं सकता, संभव नहीं, सभी समझदार लोग समझते हैं। लेकिन तब भी आप उसके लिए कोई लॉ बनवाना चाहते हैं, उसको प्रस्तुत कर दें आप। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में वैसे भी है, तो उसमें आप थोड़ा सा रिफॉर्म करवा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद या आप स्टॉक की स्थिति किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी एक स्टेट में, या जो भी प्राइवेट लोग हैं वो अपने स्टॉक डिक्लेयर करें, ऐसी चीज़ों की भी मांग कर सकते हैं। जो कि जैसे मान लो कि आप फाइनेंशियल सेक्टर्स में, तो हर एक चीज़ों की एक रिपोर्ट जाती है रेगुलेटरी अथॉरिटी को, तो यहाँ पे भी एक एग्रीकल्चरल रेगुलेटरी अथॉरिटी को आप स्टॉक या दूसरी चीज़ों के डिक्लेरेशन की बात करें। और जो लोग आ रहे हैं उनसे, जैसे कभी नई इंडस्ट्री आती थी तो उससे रिलेटेड कहा जाता था कि आप अगल बगल के इलाकों का में इस तरीके की चीज़ों में आप सहयोग करें। तो जो नए लोग इनपुट करें या बैकवर्ड इलाकों में इतना बेसिक इन्वेस्टमेंट करें, तो उस तरीके का जो इलाके में जहाँ डिफ़िकल्टी है फार्मिंग की ज़्यादा, उस तरीके के कुछ जैसे अभी के जो किसान है उसको इंश्योरेंस के इश्यूज़ होते हैं, तो जब अगर आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो इंश्योरेंस के इश्यूज़ उनके साथ जोड़ दें कि जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है वो इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहन करे। तो ऐसे कई सेफ्टी मेजर्स हैं जो कि एक्चुअली इंक्लूड किए जा सकते हैं, और ये सबसे सही समय है गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करने के लिए, क्योंकि इस समय वो बहुत सारी चीज़ देने को तैयार है। बस आप उससे लॉज रिपील करने की मांग ना करें, अन्यथा बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने सेफ्टी की आज मांग कर रहे हैं, अच्छे रूप से उसे पेश किया जाए और विन विन सिचुएशन कहते हुए उसे पेश किया जाए, किसान की बहुत बड़ी जीत होगी। अन्यथा अगर आज ये चीज़ें इन्होंने नहीं नेगोशिएट किए, वो लॉज को रिपील करने पे ही अड़े रहे, तो हो सकता है लॉज रिपील हो या ना हो, लेकिन ये वाला जो मुद्दा है, किसान मुद्दा या रिफॉर्म्स हैं, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, उसको हर एक पार्टी ठंडे बस्ते में डाल देगी, कोई उसको हाथ भी नहीं लगाएगा, और वो सारी चीज़ें जस की तस या और बहुत पीछे धकेल जाएंगी। जैसा मैंने कहा ना कि इससे पहले की भी बहुत सारे आंदोलन हुए, कभी टेक्सटाइल्स, बड़े बड़े जो आंदोलन हैं जो इंडिया में जो कम्युनिस्ट ओरिएंटेड आंदोलन रहे, वो सब कोई भी सल्यूशन नहीं ले पाए, उन्होंने भारत को कई सालों तक पीछे धकेला है। वही 1992 के लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स, दो उसका अपोजिशन था, लेकिन वो हो गए, और आज हम भारत किस स्थिति में वो सभी लोग जानते हो, किसी से छिपा नहीं है।
सही कह रहे हैं आप। मतलब जो इस समय निश्चित तौर पे कठिन समय है और कठिन समय से हम सब लोग गुज़र रहे हैं और किसान जो है काफ़ी जो है वहाँ पर मतलब कठिन हालात में सीमा पर डटे हुए हैं। लेकिन ये कठिन समय भी एक संभावनाओं से भरा समय है और उन संभावनाओं का मतलब जितना लाभ अभी लिया जा सकता है, क्योंकि मुद्दा गर्म है और अभी सरकार आमंत्रित कर रही है कि आप हमसे बात करिए, लेकिन किसान उसी पर अड़े कि आप रद्द कर दीजिए। तो जैसा कि सर ने बताया कि अभी जो सल्यूशन मिल सकता है, जो लाभ मिल सकता है, हो सकता है इन फ्यूचर आगे ना मिल पाए। तो आप लोग भी अपनी सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू।